नमस्कार, मैं चलिए शुरू करते हैं हमारी खास चर्चा। आज इस चर्चा में हम बात करेंगे उस राजनीतिक प्रयोग की जो 11 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा था, यानी कि हरियाणा कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे की बहाली की। कांग्रेस नेतृत्व ने संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत हरियाणा में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। 22 जिलों से जमीन से जुड़े नेताओं के फीडबैक लिए जा रहे हैं। हाईकमान से लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षक और खुद राहुल गांधी इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि संगठन को बनाने में इतनी देरी क्यों गई? जिस राज्य में 11 वर्षों से संगठनात्मक खाका नहीं तैयार किया गया, वहां 1100 से ज्यादा दावेदारों ने दावेदारी ठोकी है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है वे न केवल सत्ता में है बल्कि संगठनात्मक रूप से हर स्तर पर मजबूत हो चुकी है। तो क्या बीजेपी विपक्ष की कमजोरी को अपने सबसे बड़े राजनीतिक हथियार बना चुकी है? क्या जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पार्टी की रीढ़ बनेगी या एक और शक्ति संघर्ष? तो चलिए शुरू करते हैं। संगठन सृजन या फिर संकट सृजन कांग्रेस का। तो इस चर्चा में हमारे साथ रामराजी शर्मा भाजपा प्रवक्ता, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस प्रवक्ता, ओमकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। रामराजी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, दिनेश अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और ओमकार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत में हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा दिनेश जी कि 11 साल बाद संगठन को विस्तार करने की याद क्यों आई कांग्रेस को? जी ज्योति जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से हर खबर चैनल को देख रहे लाखों दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके मूल प्रश्न के उत्तर देने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि लगातार 2 दिन से जो हरियाणा के अंदर भारी जल भराव की स्थिति है जी। और उसके अंदर गुड़गांव जैसा शहर जिसको मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी और विश्व के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर देखे जाने वाला शहर का नाम दिया जाता है। आज उसकी दुर्दशा के ऊपर मैं पहले बात करूंगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, बुधवार की रात को जो कुछ गुड़गांव में हुआ बहुत ही गंभीर है। ना प्रशासन दिखा, ना सरकार दिखी। किस तरीके से 4-4, 5-5 फुट पानी सड़कों के ऊपर भरा हुआ था। जो लोग बाहर के प्रदेशों से गुड़गांव के अंदर आते हैं और रात को अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाए, पूरी रात उन्हें सड़कों पर काटनी पड़ी। न केवल सड़कों पर काटनी पड़ी, लोगों को अपनी गाड़ियां रास्ते में छोड़कर, जो कि पानी में पूरी तरह डूबी हुई थी, उनको छोड़कर अपने घरों को जाना पड़ा। हालात ये हुए कि परसों रात को 3 लोगों की करंट से मौत हुई। सेक्टर 49 के पास बिजली के खंभे से करंट लगने से एक ग्राफिक्स डिजाइनर की मौत हुई। उसके बाद सेक्टर 17-18 के अंदर एक डिलीवरी बॉय की करंट लगने से मौत हुई बिजली के खंभे की तारों से। उसके बाद आपके अर्जुन नगर शहर के अंदर, अर्जुन नगर में एक व्यक्ति की जो रिश्तेदार से मिलने आया हुआ था, उसकी बिजली के करंट से मौत हुई। और 3 आदमी तो ऐसे मरे ज्योति जी कि जो अवैध खनन हो रहा है हमारे हरियाणा के अंदर, उस अवैध खनन से अरावली की पहाड़ियों में 60 फुट तक के गहरे गड्ढे बन गए, जिसके अंदर पैर फिसलने से 3 मजदूर कल दोपहर में मारे गए। परसों रात को 2 गायों की दर्दनाक मौत हुई केवल बिजली के करंट से। मैं आपने जो प्रश्न किया वो प्रश्न के उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि वो गुड़गांव जो 80% रेवेन्यू देता है हरियाणा की सरकार को, क्या गुड़गांव को केवल टैक्स वसूलने का अड्डा मान दिया गया है? क्या केवल गुड़गांव से पुलिस के लोग चौराहों पे खड़े करके उनसे लोगों से वसूली का अड्डा मान दिया गया है? आज गुड़गांव की जो दयनीय हालत है उसके बारे में ना मेयर निकल कर आई, ना विधायक निकल कर आया, ना सांसद निकल कर आया। तो दिनेश जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं भटक रहा, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा ज्योति जी, सुनिए। ठीक है, पर आप मुद्दे से भटक रहे हैं दिनेश जी। मेरा सवाल ये है कि 11 साल बाद संगठन की याद क्यों आई कांग्रेस को? आप कुछ और ही जवाब दिए जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि 11 साल बाद कांग्रेस को इस संगठन की याद क्यों आई? इससे पहले क्यों नहीं किया गया ये सब? ज्योति जी, अगर आप ये सोच रही है कि मैं आपकी पिच पर बैटिंग करूं,
मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं हालात की भी बात देगा कब? आधे घंटे का तो सारा समय होता, कब देगा फिर? अभी किसे ने रोका क्या? अभी रोका क्या किसी ने? सब्जेक्ट पे बोलिए, सब्जेक्ट पे, विषय से भटक रहे, विषय में बोलिए ना। अरे विषय में बोलिए ना, आप विषय में बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, अब आप बात कीजिए कांग्रेस के संगठन की। आप कांग्रेस के संगठन की बात, अब आप हमें रोकेंगी ज्योति जी या नहीं? आप हमें रोकेंगी? अब कांग्रेस के आप सब्जेक्ट पे क्यों नहीं बोलते? सब्जेक्ट पे बोलिए। अरे सबर कर ले। सब्जेक्ट पे बोलने के लिए तो कुछ होता नहीं। जनता ने नकार दिया। केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी। छोटी सरकार हमारी बनी, तुम्हारा तो गुंडा भी नहीं फूटा, तुम्हारा तो एक भी सीट नहीं है छोटी सरकार में। जनता ने नकार दिया आप लोगों को। विश्व के अंदर प्रेस की फ्रीडम में भारत 151वें नंबर पर आप लोगों की वजह से है। प्रेस को आजादी नहीं है आज हिंदुस्तान के अंदर। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। आर्थिक दृष्टि से रामराज जी रुकिए, हम आपके पास भी आएंगे। पहले दिनेश जी को जवाब दे लीजिए। रामराज जी आप अपनी बारी का इंतजार करिए, पहले दिनेश जी को अपना जवाब देने दीजिए, उसके बाद हम आपके पास भी आएंगे। आप पहले रोको इनको, आप रोकिए इनको। हाँ, अभी आप अपनी बारी का इंतजार करिए, पहले बोलने दीजिए दिनेश जी को, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, आप इनको रोकिए। हाँ, बोलिए अब। मैं ये कह रहा हूँ ज्योति जी, जब बात आती है कांग्रेस के संगठन की जी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस का संगठन जब कागजों में नहीं था, लेकिन धरातल पर संगठन था, इसलिए हमने 10 में से 5 लोकसभा जीती। हमने विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के बराबर वोट शेयर लिया है 40%। और जो पार्टी ये कहती है कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है हरियाणा में, वो तो ये भी कहते हैं कि 21,000 बूथों के ऊपर 7,35,000 इनके पन्ना प्रमुख हैं। उसके बाद ये सरकारी रैलियों के अंदर जेल में बैठे कैदियों की मदद लेते हैं। अब देखा, भाजपा के प्रवक्ता से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इनकी पोल खुलती है तो बर्दाश्त नहीं हो नकार दिया। अब जनता द्वारा नकारे का नहीं है। शांति रख ले, शांति बीपी की गोली खा के आ जाता। अरे बीपी की गोली। दिनेश जी आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपकी पार्टी में क्या ऐसे नहीं है? आपकी पार्टी में तो अंदरूनी गुटबाजी चलती रहती है। मेरी पार्टी के किसी नेता ने 12 विधायकों को अलग से डिनर नहीं कराया। जब राव इंद्रजीत सिंह 12 विधायकों को डिनर कराते हैं तो ये विधायकों को डिनर कराना बुरी बात है क्या? अब ये तरीका है क्या डिबेट का? ये तरीका है डिबेट का? रामराज जी आप अपनी बारी का इंतजार करिए, अभी हम आपके पास भी आएंगे, पहले दिनेश जी को बोल लेने दीजिए। कौन सा तरीका है डिबेट का? दिनेश जी पर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि 11 साल बाद कांग्रेस ने ये जो संगठन बनाने की शुरुआत की। दिनेश जी पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जब अनिल विज ये कहते हैं मेरी हत्या कराने की कोशिश करी, मुझे हरवाने की कोशिश करी, तब ये नहीं बोलते। आप सब्जेक्ट पे बोलिए ना, सब्जेक्ट पे क्यों नहीं बोलते? आपका संगठन बना नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना आपका? कहाँ से गधे बन के आ जाते हैं? जबकि जनता के कार्यकाल 3 साल हो गए, तुमने बदल क्यों नहीं दिया आज तक? बोलना तो आता आज तक तुम राष्ट्रीय पक्ष का चयन नहीं कर पाए। तेरे जैसे गधे आएंगे तो बीजेपी का यही हाल होगा। ओमकार जी अब मेरा सवाल आपके पास से है कि ये जो कांग्रेस संगठन बना रही है, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि पक्ष मजबूत, आज प्रदेश की परिस्थितियां हैं। आज बीजेपी अगर लोकतंत्र पे प्रहार कर रही है, तो अगर बीजेपी आज तानाशाही रवैया अपना रही है तो उसके पीछे जिम्मेवार कांग्रेस है। जनता का पूरा मूड था वर्ष 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने का। इनका संगठन नहीं था और इनमें गुटबाजी थी, इसी वजह से इनको 48 सीटें मिली बीजेपी को। तो आज बीजेपी की तीसरी बार सरकार बननी लगभग असंभव थी, जनता परेशान थी। उसके बावजूद भी अगर सरकार बनी तो इसके पीछे कांग्रेस दोषी है और आज प्रदेश की जनता जान चुकी है
कि संगठन न होने की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है और अब 11 वर्ष हो गए हैं, जनता को विश्वास नहीं है, जनता का विश्वास भी खो चुके हैं लोग। क्योंकि अब अगर संगठन बना भी लेते हैं तो जिला स्तर पर संगठन अगर बनता है तो मैं बताना चाहूंगा जो गुटबाजी अभी तक प्रदेश स्तर पर थी, हुड्डा और शैलजा में थी, वही गुटबाजी अब जिला स्तर पर आ जाएगी। जिले के जो नेता हैं उनमें भी यही ठीक कर देगी, हुड्डा का है, ये सुरजेवाला का है, ये शैलजा का है। तो अब ये संगठन बनाए या ना बनाए, जनता ये समझ चुकी है कि आज अगर बीजेपी सत्ता में है तो उसके पीछे कांग्रेस है। हाँ, इनको संगठन बनाना जरूरी है। और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कोशिश की है और जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में जाकर अपने भाषण में कहा था कि कुछ लोग कांग्रेस में रहकर बीजेपी की सहायता कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग कांग्रेस से बाहर जाकर बीजेपी की सहायता करें। अगर ये संभव हो सकता है, जबकि संभव नहीं है, तो ही कांग्रेस दोबारा सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अच्छा, और मेरा सवाल ये भी है आपसे कि जो इन आवेदन आए हैं 1100 इसके दावेदारी के लिए, तो ये किसका वो देती है, गुटबाजी का या फिर एक लोकतंत्र का, कि 1100 आवेदन आए हैं इस चीज के लिए? हर एक जिले में हुड्डा के भी बंदे हैं, शैलजा के भी बंदे हैं, सुरजेवाला के भी बंदे हैं और वीरेंद्र सिंह के भी बंदे। जो 1100 एप्लीकेशन आई है जिला अध्यक्षों के लिए, वो इसी करके आई है, कोई किसी का समर्थक है, कोई किसी का समर्थक है। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा में 22 जिले हैं, जिलाध्यक्ष तो 22 होंगे ना, लेकिन कांग्रेस के अंबाला में 3 जिलाध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ग्रामीण, एक अंबाला कैंट का, एक अंबाला शहर का। जिला तो एक है अंबाला, इनके जिलाध्यक्ष 3 बन जाएंगे। कभी सुना आपने कि एक जिलाध्यक्ष प्रधानमंत्री तो देश का एक ही होगा कि 3-3 हो जाएंगे? ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सीधा सीधा प्रतीक है कि कांग्रेस में गुटबाजी आज भी चरम पर। जी दिनेश जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि 1100 आवेदन आने के बाद भी अभी तक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, नाम सामने नहीं आ पाए हैं, ऐसा क्यों? ज्योति जी देखिए, जिस तरीके से पिछले महीने जून के महीने में चंडीगढ़ में मीटिंग हुई और माननीय राहुल गांधी जी ने मीटिंग की, हमारे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी आए और हमारे प्रदेश के प्रभारी भी आए और पिछले 1 महीने लगातार उन्होंने पूरे हर जिले में, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, एक गांव तक वो गए हैं, कार्यकर्ताओं की राय ली है। अब आपका जो प्रश्न है मैं उसके ऊपर बताता हूं कि जब आप एक कार्यकर्ता से मिले हैं और जो 1100 आवेदन है वो आवेदन आम कार्यकर्ता का आवेदन है। अब जो ये बात बाकी हमारे विरोधी राजनीतिक दलों के लोग जो हमारे अंदर फूट की बात करते हैं, हमारी पार्टी में गुटबाजी की बात करते हैं, ये सच्चाई है पूरी दुनिया का उठा के देख लीजिए। कोई धरती पे ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें कहीं गुटबाजी ना हो, जिसके अंदर आपस में मनभेद ना हो। लेकिन हमारी पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में मनभेद नहीं है। कार्यकर्ता एकजुट है। अगर हमारा कार्यकर्ता एकजुट नहीं होता तो हम 40% वोट शेयर नहीं लेते हरियाणा में। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा एक कार्यकर्ता के लिए फ्री हैंड है। जो जिलाध्यक्ष बनना चाहता है उन सबने आवेदन किए हैं। अब ये जो प्रभारी लगाए वो इसीलिए तो लगाए ना कि वो प्रभारी ग्राउंड लेवल से ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि वास्तव में पार्टी का हितैषी कौन है, पार्टी का वफादार कौन है, पार्टी के लिए काम कौन कर रहा है, मेहनत कौन कर रहा है, कौन ऊर्जावान है, कौन सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचा सकता है, कौन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जिले में आवाज बुलंद कर सकता है। उसके लिए लगातार दिल्ली AICC में भी मीटिंग चल रही है। कल भी हमारे 8 जिलों की मीटिंग हुई है और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हमारे 22 जिलों की मीटिंग भी कंप्लीट होगी और एक बहुत मजबूत संगठन बनकर हरियाणा में उभरेगा। आज सत्ताधारी पार्टी को, भाजपा को चिंता इसी बात की सता रही है कि अगर कांग्रेस का संगठन वास्तव में मजबूत होकर निकलता है, जो कि आज तक वो धरातल पर तो था लेकिन कागजों में नहीं था, लेकिन अब कागजों में आने जा रहा है। प्रैक्टिकल था लेकिन अब वो प्रैक्टिकल से भी और आगे बढ़ने जा रहा है। इनको चिंता ये सता रही है कि जनता की आवाज जब सड़कों पे उठेगी, जनता की आवाज विधानसभा में तो आज भी उठती है। जिस तरीके से मैंने बताया, आज पूरे प्रदेश की हालत मैंने बताई, लेकिन भाजपा प्रवक्ता सुन नहीं पा रहे, अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है कि पूरा गुड़गांव डुबो कर रख दिया। गुड़गांव में लगातार
बारिश से जो पानी भरा है उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? ठीक है, जो ठीक। बिजली के जी करंट से लोग मारे जी जा रहे हैं, दिनेश उसकी जी जिम्मेवारी कौन ले रुकिए। रहा है? रामराजी जी, जो दिनेश जी आपके बीजेपी पर, पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, जहां तक जल भराव की बात है, ये समस्या हमारे को विरासत में मिली है। क्योंकि गुड़गांव आज 11 साल में तो गुड़गांव बचा नहीं है। इनके टाइम में गुड़गांव बचा हुआ है, क्योंकि 50-55 साल इनकी सरकार रही, इनको ढोया पब्लिक ने। उस टाइम में ऐसा इन्होंने प्लानिंग नहीं किया। तो जो संभव है हम उसको ठीक करने लग रहे हैं और काफी हद तक इस समस्या पे हमने काबू भी पा लिया है। जैसे हीरो होंडा चौक पे पानी भरता था, अब नहीं भरता, काफी हद तक समस्या हल हो चुकी है। और अचानक बारिश तेज आ गई थी और ये पानी भर गया था, लेकिन उसका साथ साथ में उसकी निकासी भी हो गई थी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये कह रहे हैं भाई, ये अपने बात तो बताते नहीं, ये बार बार ये कह रहे 5 सीटें जीती, 5 सीटें जीती। अरे 5 सीटें मेरे भाई ठगी ठोरी में जीती थी। इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला था आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला था बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, और इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक हमारी बहनों को बांट दिए थे। और वो झूठे गारंटी कार्ड ले लेकर बहनें इनके पास में गई, ये भागे भागे फिर रहे थे। इनकी काट की अंडी चटनी थी, और एक बार चढ़ चुकी थी। जनता में भारी रिएक्शन था, बदले की भावना थी, और जनता ने इनको नकार दिया। आगे विधानसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया इनको। हमारा सपा बहुमत आया, और डॉक्टर नायब सिंह सैनी जो दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए पार्टी ने घोषित कर दिए थे, उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा और 48 सीटें जीती। और ये तो नकारे हुए लोग हैं, ये उलझुल बातें करते, कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं। और ऐसा धरातल पे इनका खत्म हो चुका है। इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, जैसे कल भी हमने बताया था आपके चैनल पर, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनका तो लठ बज रहा, आपस में लठम लठा हो रहे हैं। जैसे इनके ऑब्जर्वर आए थे, नारे लगे थे उस टाइम में, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक। जैसे आजादी से पहले साइमन कमीशन आया था, उस टाइम में नारे लगे थे साइमन कमीशन गो बैक, ऐसे इनके ऑब्जर्वर के नारे लगे थे ऑब्जर्वर गो बैक। और नान नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इनका संगठन वंगठन कुछ बढ़ना नहीं है। अगर बन भी गया, बिल्ली के बागे छिक्का भी टूट गया, और ज्यादा इनकी पार्टी में और ज्यादा टकराव होगा, क्योंकि आपस में कई गुट हैं। उस गुट का बन गया दूसरा गुट, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उस गुट को बन गया तीसरा गुट बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इनका तो भगवान ही मालिक है। और जिस तरह से हमारी पार्टी ने संगठन बहुत मजबूत संगठन दिया, सभी जिलों के हमने जिलाध्यक्ष वो क्या नाम है निर्वाचित हुए हमारे, और बूथ कमेटियां निर्वाचित होगी हमारी। पन्ना प्रमुख सम्मेलन, पन्ना प्रमुख निर्वाचित हो गए हैं हमारे, शक्ति केंद्र प्रमुख, और उसके बाद में मंडल अध्यक्ष, अब ये जिलाध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी। अब हमारा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष करीब 7-8 स्टेटों के बचे हुए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हमारा बचा हुआ है। अभी उसका प्रोसेस चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी उसका भी हो जाएगा चुनाव। और टोटल मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से 36 केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेशों के 36 प्रदेश अध्यक्षों का निर्वाचन होना है, जिनमें से 28 से 29 का हो चुका है। और लगभग, पर आप ये बताइए, जो ये कांग्रेस जिला अध्यक्ष का चयन कर रही है, उससे क्या लगता है कि इसमें कोई बदलाव आएगा, या जमीनी स्तर पर ये कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? देखो, मैं बता रहा हूँ, देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। क्योंकि जनता की सेवा में हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे समर्पित रहते हैं। और जिस तरह से युवाओं के हृदय सम्राट हैं, वो छत्ती बरादरी के मसीहा हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, मेरिट के आधार पर हमारे युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। तो आज मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, युवा शक्ति हमारे साथ है, किसान भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है। क्योंकि खाद बीज के 7,000 रुपए तो सालाना, 6,000 रुपए तो सालाना मोदी जी भेज देते हैं, और बाकी उनकी सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। किसानों को ये भड़का रहे थे, किसान इनकी भड़क से इनकी बेकाई में आया नहीं। अब किसान भी खुश है, मजदूर भी खुश है,
सभी वर्ग खुश हैं, क्योंकि ये सरकार सभी की सरकार है। ये सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, समाज के शोषित वर्ग की सरकार है, समाज के वंचित वर्ग की सरकार है। ये सभी वर्गों की सरकार है, छत्तीस बिरादरी की सरकार है। और छत्तीस बिरादरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे समर्पित रहते हैं। और जिस तरह से प्यार, दुलार, आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-35 साल तक, 40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि मोदी जी ने विकसित भारत का एक सपना देखा है। वह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का उसकी ओर अग्रसर है, और उनके सपने को हमारे मुख्यमंत्री जी साकार करने लगे रहे हैं। और विकसित हरियाणा विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर है। और जिस तरह से हमारे युवा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, को चपरासी नहीं लगा था, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा मेरिट के आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के, जिसके पास में दिन रात तक का भाड़ा भी नहीं, वो क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार लगा रही है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी नींव रखी थी, इसकी शुरुआत करी थी। क्योंकि पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी? पहले परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस वाद को तोड़ा। उन्होंने कहा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, मेरे सदस्य हैं, और मैं किसी की मेरिट नहीं काटूंगा। उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरी देने की शुरुआत करी, और वो भी बिना खर्ची, बिना पर्ची के। उसका फॉलो डॉक्टर नायर सिंह सैनी कर रहे हैं। और आज ये बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे बच्चे मेरिट के आधार पर नौकरी लग रहे हैं, जिनके पास में दिन रात तक का भाड़ा भी नहीं। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायर सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और ये बीजेपी में संभव है। एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला, हमारी बहन, वो महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनता है, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा। और कार्यकर्ता तो इनके यहाँ दरी बिछाते रहेंगे, जय बोलते रहो, दरी बिछाते रहो, बस इतना ही है। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य हो रहे हैं। आज जिस तरह से बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, मैं समझता हूं भाई मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गांव में जाओ, गांव में जाकर पूछो। मैं अग्रवाल भाई साहब से भी बात करूंगा दिनेश से, इनको भी मैं कहूंगा एक बार गांव में जाकर पूछे, किसी गांव में जाए, वो कहेंगे भाई मौज कर दी भाई, नायर सैनी ने मौज कर दी भाई, मौज कर दी भाई, बालक नौकरी लाग रहे हैं। और खाद बीज के मोदी जी पीछे भेज दे है, और सारी फसलें हमारी एमएसपी पे नायर सैनी खरीद रहा है। भाई मौज होगी, भाई मौज होगी भाई साहब। जी रामराज जी, आप बने रहिए। और पंजाब के लोग आप बने रहिए, आप बने रहिए। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए दिनेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, मैं फिर निकलूं। सिंचाई विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर लगे 42, 28 आए बाहर के प्रदेशों से। सिविल जज लगे 110, 60 आए बाहर के प्रदेशों से। तकनीकी शिक्षा विभाग में प्राध्यापक लगे 153 और 106 आए बाहर के प्रदेशों से। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर लगे 427, 75% आए बाहर के प्रदेशों से। एसडीओ लगे इलेक्ट्रिकल में 90, 77 आए बाहर के प्रदेशों से। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लगे 18, 11 आए बाहर के प्रदेशों से। उसके बाद ये कहना कि मजदूर खुश है, युवा खुश है, महिला खुश है, सब खुश हैं, खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, दवाई मिल रही है, ये लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप बीच में नहीं रोको इसको, मैं नहीं बोलता किसी को। हाँ, रामराजी जी आप रुकिए, पहले बोल लेने दीजिए दिनेश जी को, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, इनसे बात करोगे या तो 400 साल पहले ये बाबर की, अकबर की और हुमायूं की करेंगे, या 40 साल बाद की करेंगे 2057 की। 11 साल से प्रदेश में सत्ता में ये बैठे हैं, और जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कांग्रेस है। अब इसको रोको, इस बदतमीजी को रोको। दिनेश जी सुनिए, समय की कमी होने के कारण आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद, रामराजी जी आपका भी धन्यवाद, ओमकार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा में आपने देखा कि कांग्रेस नेतृत्व संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। जनता असली नेता वही मानेगी जो संगठन से नहीं समाधान से जुड़ेगा। फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।